हेलो स्टूडेंट, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग बायनोमियल थ्योरम का जो भी टाइप पढ़े, इसको मिडिल टर्म तक पढ़े थे। हमको याद है कि मिडिल टर्म तक वो पढ़ाए थे और कोफिशिएंट ऑफ सर्टेन पावर ऑफ एक्स का निकालने के लिए बताए थे। कुछ सिंपल जो एक्सपेंशन था उस पर बताए थे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताए थे। आज जो है हम लोग कुछ आगे जो टाइप है ना, जो कि फॉर्मूला यहाँ पर बायनोमियल कोफिशिएंट की इक्वलिटी पर है। इफ एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, यदि दो बायनोमियल कोफिशिएंट एन सी एक्स अगर एन सी वाई, देखिए अपर लिमिट दोनों का सेम है, अगर ये इक्वल है, इफ एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई देन इधर या तो दोनों का लोअर लिमिट इक्वल होगा, क्या होगा, लोअर लिमिट इक्वल होगा, या तो दोनों के लोअर लिमिट का सम एन के बराबर होगा। क्या होगा, दो बायनोमियल कोफिशिएंट इक्वल तब होगा, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, दोनों का अपर लिमिट सेम है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का लोअर लिमिट सेम हो या दोनों के लोअर लिमिट का सम आपका क्या है, अपर लिमिट के बराबर हो। दूसरा ये है कि एन सी आर और एन सी आर माइनस वन दोनों का अपर लिमिट सेम है, दोनों का अपर लिमिट सेम है। लोअर लिमिट का डिफरेंस अगर एक का है तो अपर लिमिट में एक ऐड हो जाता है और लोअर लिमिट में जो बड़ा वाला होता है लोअर लिमिट वही होता है। जैसे देखिए यहाँ 100 है, सी आपका 75 है और 100 है, सी 74 है। दोनों का अपर लिमिट सेम है और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो दोनों का एक का है। देखिए दोनों का डिफरेंस आपका एक का है, अपर लिमिट में एक ऐड हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 75 ज्यादा है इसलिए 75 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 75 है, सी 34 है और 75 है, सी 33 है, तो दोनों का अपर लिमिट सेम है, लोअर लिमिट का डिफरेंस एक का है, तो ये 76 सी आपका 34 होगा क्योंकि 34 ज्यादा है ना। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस है इस टाइप में। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फार्मूला, इसी फार्मूले पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 43 the coefficient of 2r plus 1th term is equal to the coefficient of r plus 2th term, then find r। यानी आपको r निकालना है। ये दिया हुआ है एक्सपेंशन 2r प्लस 1th टर्म इक्वल है r प्लस 2th टर्म के। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन अभी देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, 2r प्लस 1th टर्म निकालेंगे, 2r प्लस 1th टर्म निकालेंगे तो 43 सी एक कम होगा, 2r होगा, x की पावर 2r होगा। अब यहां पर r प्लस 2th टर्म जो होगा 43 सी आर प्लस 1 एक कम होगा, x की पावर r प्लस 1 होगा। ये दोनों का कोफिशिएंट जो है टर्म का, x को छोड़ करके जो होता है वही कोफिशिएंट हो जाता है। तो ये 43 सी टू आर, 43 सी आर प्लस 1 दोनों का बायनोमियल कोफिशिएंट इक्वल है। तो आपको बताए थे कि अगर एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई है, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई है, तो या तो एक्स इक्वल टू वाई होगा या तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन होगा। तो यहां पर एक्स प्लस वाई 2r प्लस r प्लस 1 इक्वल टू 43 हुआ।
तो ये 3r प्लस 1 इक्वल टू 43 हुआ। अब यहां पर क्या होगा, 3r ये 42 हो गया, r इक्वल टू ये 43 है ना, 43 है, हाँ तो 43 42 हो जाएगा, है ना 42, ये 14 हो जाएगा। एक रिलेशन लिए तो 14 आया। दूसरा क्या होगा, एक ये भी होता है ना, 2r इक्वल टू r प्लस 1 x इक्वल टू वाई, r इक्वल टू 1 हो गया। r इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, या तो 1 आएगा या तो 14 आएगा, दोनों ही सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब जो है आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 5th टर्म एंड r माइनस 6 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 39 आर इक्वल द फाइंड RC12। तो सबसे पहले तो मेन टारगेट है r निकालना। 2r प्लस 5th टर्म और r माइनस 6 टर्म किस एक्सपेंशन का, 1 प्लस x की पावर 39 का। तो यहां पर जो है r प्लस 2r प्लस 5th टर्म निकालिएगा तो 39c 2r प्लस 4 हो जाएगा, x की पावर 2r प्लस 4 हो जाएगा, ये आपका एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद r माइनस 6 टर्म 39cr माइनस 7 हो गया, एक कम होगा, x के पावर r माइनस 7 हुआ, दोनों इक्वल कहता है। तो 39c2r प्लस 4 इक्वल टू 39cr माइनस 7। देखिए x इक्वल टू वाई अगर करते हैं, यह भी एक होता है, तो यहाँ आप r इक्वल टू आपका माइनस 11 हुआ, जो कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि r माइनस में नहीं होता है। r कैन नॉट बी निगेटिव क्योंकि r माइनस हो जाएगा, लोअर लिमिट जो है आपका यहाँ पर माइनस 18 हो जाएगा, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। तब दूसरा क्या उपाय है कि x प्लस y दोनों के लोअर लिमिट का सम इक्वल टू अपर लिमिट के बराबर होगा। तो ये 3r ये को माइनस 3, तो इधर 42 हो गया, r इक्वल टू 14 हो गया। क्योंकि r पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव फ्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए ये रिलेशन तो दोनों होता है बट ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल जो होगा वो होगा। और r इक्वल टू कितना हो गया, 14 हो गया। अब हमको RC12 का निकालना वैल्यू, RC12 निकालना है, तो RC12 जो है आपका 14C12 निकालना है। तो फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल R14 माइनस 12, तो ये 14 13 और फैक्टोरियल 12 हो गया, ये फैक्टोरियल 2 हो गया, फैक्टोरियल 12 हो गया, 91 हो गया। हाँ तो ये आपका 91 हो गया, ठीक है। अब जो है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स आर यहाँ ग्रेटर देन 1 है, n ग्रेटर देन 2 है, n भी इवन नंबर है, द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म एंड r प्लस 2 टर्म्स आर इक्वल, हाँ ना। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या निकालना है, r प्लस 2th और 3r प्लस 3th टर्म, तो क्या होगा 2nc एक कम होगा और x की पावर 3r माइनस 1 हुआ, कोफिशिएंट तो यही हुआ। और यहां पर r प्लस, अब क्या r प्लस 2th टर्म है ना, r प्लस 2th टर्म जो है 2nc r प्लस 1 हुआ, एक कम होगा, x की पावर r प्लस 1 हुआ। अब यहां पर
दोनों क्या है, इक्वल है। कह रहा है कि कोफिशिएंट ये क्या है, टर्म्स एक्सपेंस आर इक्वल। इक्वल कोफिशिएंट जो है आपका ये हुआ, एक्स का जो प्रोडक्ट होता है वही कोफिशिएंट होता है। 2nc3r-1, 2nc3r-1, 2ncr+1। अब देखिए एनसीएक्स इक्वल टू एनसीवाई, ये कह रहा है अपर लिमिट दोनों का सेम है, तो या तो एक्स इक्वल टू वाई है, तो यहां पर 3r-1 इक्वल टू r+1, ये आपका 2r, ये 2r इक्वल टू 1, लेकिन r यहां पर क्या है, 1 से बड़ा है, बट r इज ग्रेटर देन 1, जबकि यहां r आ गया 1, जो कि संभव नहीं इस इक्वेशन से, इसीलिए वहां कंडीशन दिया हुआ है, बट r इज ग्रेटर देन 1, ये वाला नहीं होगा। तब क्या होगा, तब जो है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका n हो गया, ये 2n हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 4r इक्वल टू 2n हो गया, r इक्वल टू आपका n/2 हो गया। अब कहिएगा कि n यहाँ इवन इसलिए दिया हुआ है, इवन नंबर 2 से कट जाएगा, r कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अगर मान लो n ऑड होता तो r जो लोअर लिमिट 3/2 नहीं होता, 5/2 नहीं होता, जो भी है, तो ये r इक्वल टू क्या हो गया, n/2 हो गया, चूंकि n इवन है, इसीलिए ये कंडीशन ऐसा नहीं दिया हुआ है कि n इवन होगा तो r जो है आपका बिल्कुल इंटीजर में आ जाएगा, अगर ऑड होगा तो फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में जो कि r नहीं होता है, इसलिए r इक्वल टू n/2 हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the coefficient of p plus 1 term in the expansion of 1 plus x की पावर 2n be equal to the p plus 3 term, then show that p is equal to n-1। तो सॉल्यूशन में देखिए p plus 1 टर्म निकालना है, तो p plus 1 टर्म जो है आपका 2n हो गया, एक कम होगा, और x का पावर जो है आपका p हो जाएगा, और टी प्लस 3 टर्म जो है 2nCp+2 एक कम होगा, जो लोअर लिमिट होगा नंबर ऑफ टर्म से एक हमेशा कम होता है ना। और आपको जैसे 10वां टर्म निकालना है तो सीधा 9 कर देना है, 25वां टर्म निकालना है तो 24 कर देना है। तो p+3 टर्म है तो 2 हो गया, p+1 है तो एक कम कर देंगे, एक घटा देंगे तो p हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस कह रहा है कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, 2n है ना, दोनों इक्वल है, 2nCp+2, तो यहां पर आपका p+p+2 x प्लस वाई इक्वल टू 2n, तो 2p इक्वल टू 2n-2 होगा। p इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉमन लेके काट दीजिए, p इक्वल टू n-1 हो गया, यही तो प्रूफ करना था। अब जो है आपको नया टाइप का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन, ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन है ना, आपको बताया जाएगा x प्लस ए का पावर n, और आपको पता है कि x प्लस ए के पावर में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होगा, तो हर टर्म का वैल्यू अलग अलग होगा, और ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, देखिए चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे मतलब नहीं है, न्यूमेरिकली जो सबसे बड़ा टर्म होगा वही ग्रेटेस्ट टर्म होगा, यानी उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, सबसे जो बड़ा टर्म होगा वही ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो देखिए न्यूमेरिकली जो है इसको देखिए यहां पर क्या है, न्यूमेरिकली
न्यूमेरिकली इसको समझिए। देखिए न्यूमेरिकली मतलब क्या हुआ, जैसे किसी का वैल्यू -50 है, किसी का वैल्यू -40 है, तो न्यूमेरिकली जो ग्रेटेस्ट -50 वाला हो, अगर हम लोग कंसीडर करेंगे उसका साइन, तब तो -40 बड़ा हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकली बिगेस्ट टर्म जो होगा, है ना, न्यूमेरिकली बिगेस्ट टर्म, बिगेस्ट टर्म ऑफ x प्लस a का पावर n इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, सबसे जो बड़ा होगा वही क्या होगा, आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा। चाहे x प्लस a का पावर n हो, चाहे x माइनस a की पावर n हो, उसका वैल्यू निकालने का तरीका एक ही है। और आपको एक समझा देते हैं कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछेगा बाइनोमियल का, तो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिक्स होता है। लेकिन ग्रेटेस्ट टर्म जो होता है, ग्रेटेस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट में डिफरेंसेस है। ग्रेटेस्ट टर्म जो होता है कि पूरे टर्म का वैल्यू, लेकिन ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है कि वेरिएबल का प्रोडक्ट, वो जो है वो ग्रेटेस्ट होता है किसका, मिडिल टर्म का। तो एक बात यहां रखिएगा, कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, मिडिल टर्म हैज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, मिडिल टर्म हैज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है सबसे ज्यादा बड़ा होता है। अब कहिए जब दो मिडिल टर्म होगा तो दोनों मिडिल टर्म इक्वल होगा। जब किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में दो मिडिल टर्म होता है तो दोनों जो है कोफिशिएंट क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। इसलिए मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है सबसे बड़ा होता है। अब मिडिल टर्म का कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, देखिए वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ एक्सपेंशन ए एक्स प्लस ए की पावर n। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको जो है x प्लस ए का पावर n है ना, तो इसमें आपको a कॉमन ले लेंगे, और ये जो है a जब कॉमन ले लेंगे तो x बाई ए प्लस 1 और देन पावर n हो गया, यानी a का पावर n हो गया, x बाई ए का पावर 1 पावर n हो गया। तो यहां पर क्या है कि पहला चीज क्या है कि कैलकुलेट n प्लस 1, जो बाइनोमियल का पावर है एक जोड़ देंगे, मॉड x बाई ए अगर निगेटिव भी होगा तो प्लस में आ जाएगा, +1। इसको हम लोग समटाइम्स k मान लेते हैं। k को क्या मान लेंगे, n प्लस 1 बाय मॉड ऑफ x प्लस ए प्लस 1। इसमें दो बातें हो सकती है, या तो बिल्कुल कट करके इंटीजर आ जाए, कट उठ करके बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर आएगा ही, चूंकि n यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, मॉड आ गया यदि पॉजिटिव, +1 पॉजिटिव। अगर बिल्कुल कैलकुलेट हो करके इंटीजर आ जाए, जैसे 5 आ गया, तो पांचवा टर्म और छठा टर्म दोनों ग्रेटेस्ट टर्म होगा, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये इंटीजर नहीं आया, अगर ये इंटीजर नहीं आया तब क्या होगा,
मान लीजिए कि 2.5 हो गया, है ना, मान लीजिए कि 2.5 हो गया, ठीक है। तो 2.5 का जीआईएफ क्या होगा? 2.5 का जीआईएफ कितना होगा? 2। इसमें एक जोड़ देना है, इसमें एक जोड़ देना है, तो तीसरा टर्म जो होगा वो आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा। अगर मान लो 10.5 हुआ, 10.5 हुआ मान लिया जाए, तो 10.5 का जीआईएफ जो होगा कितना होगा? 10 होगा। 6.4 है तो ये 6 हो जाएगा। 6 + 1 क्या होगा? 7वां। 7वां टर्म क्या होगा? गेट। देखिए इसमें दो बातें हैं कि अगर जो है इंटीजर है तब तो कट उठ करके हमारा 10 आ गया, तो 10वां टर्म 11वां टर्म ग्रेटेस्ट टर्म होगा। लेकिन अगर इंटीजर नहीं होगा तो इसको जीआईएफ का हेल्प लेना पड़ेगा। और जीआईएफ जो होता है आपका, देखिए एक इंटीजर होता है, इससे जो भी निकलता है, जैसे 10.4 है तो 10 होगा, 6.3 है तो 6 जस्ट इंटीजर होता है, तो और इसमें एक जोड़ देना है। तो अब इसका प्रॉब्लम जो है हम लोग आज तो वर्किंग रूल बता दिए कि न्यूमेरिकली जो है टर्म, सबसे बड़ा टर्म जो होता है वही ग्रेटेस्ट टर्म होता है। और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे x + a की पावर n को यहाँ साइड में लिखा हुआ है, उसके बाद k मान लेंगे तो n + 1 बाय मॉड x बाई a + 1 हुआ। अगर ये कट टूट करके इंटीजर हो गया तो वही उसका ग्रेटेस्ट, वो 10 आया, 5 आया, 6 आया। अगर 6 आया, 6 और +1 7वां, दो टर्म जो है ग्रेटेस्ट और दोनों बराबर होगा। और उसके बाद अगर इंटीजर नहीं आता है उस केस में आपका जीआईएफ का हेल्प लेना पड़ेगा। 2.77 है तो 2 + 1 3 टर्म जो है ग्रेटेस्ट टर्म होगा। फिर अब इस पे प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे। ओके।